नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अब उसके बच्चे बोलेंगे कि सर रवि सर का आपने डायलॉग ले लिया ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आपकी डिमांड आई थी कि सर हिंदी में पढ़ाया करो, तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं और बढ़िया हो गए होंगे। आपके एग्जाम बल्ले वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अपने पहले एक टॉपिक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी का करेंगे। उसी के आधार पे अपने टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। तो अपने यही 2-3 बायोलॉजी के हो चुके हैं, यही 2-3 फिजिक्स के हो चुके हैं रूटीन वाइज, और जो चैप्टर अपने हो चुके हैं उनको मैं प्लेलिस्ट में साथ के साथ डालता जाऊंगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिव था या रेडियो सक्रिय था। इसका या 2 या 3 क्लासों में अपना इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो बच्चों ये केमिस्ट्री का टॉपिक अपने जो एनसीईआरटी में है, ऐड है, और ये थोड़ा सा ना टफ पड़ता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा रियल लाइफ में देख नहीं पाते, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म परमाणु अणु की बातें होती हैं, वो अपने नहीं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। बाकी आप नरेंद्र सर की क्लास देख रहे हो, दिक्कत आने वाली कहीं की संभावना ही नहीं है। तो करते हैं शुरू। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने स्टेटस पे लगा देना, ताकि लोग भी इस क्लास को देखें, बढ़िया तरीके से एंजॉय करें इस क्लास को। और मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी, 101% श्योर है। इतना अपने आराम से इस क्लास को करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। देखो रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता, एक्टिव और सक्रिय, यानी कि एक्टिव का मतलब एनर्जेटिक समझते हो, सक्रिय का मतलब क्रिया करने के लिए जो तैयार होती है, समझ रहे हो। चलिए होता क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में यानी कि हमारी प्रकृति है ये, इसके अंदर मुख्यतः कितने तत्व पाए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 118 तत्व पाए जा रहे हैं। टोटल आवर्त सारणी में कितने हैं, 118 हैं। आवर्त सारणी में प्रकृति में कितने हैं, प्रकृति में है 98 और 20 है आपके मानव द्वारा निर्मित। ठीक है दोस्तों, तो 98 तत्व है प्रकृति में जो पाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ तत्व अधातु हैं, कुछ धातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ सक्रिय है, मतलब रेडियो एक्टिव है। अब मैं बात करेंगे सिर्फ रेडियो एक्टिव तत्व। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, पहली बात, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो अपने आप टूटकर, स्वयं टूटकर, अपने आप टूटकर अदृश्य है। अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देती, किरणों या विकिरणों का, किरण या विकिरण एक ही बात है अभी बच्चों, किरण या विकिरण। ठीक है, किरण या विकिरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, किरण या विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उत्सर्जन यानी कि बाहर निकालते हैं। समझ में आई बात, यानी कि कोई भी प्रकृति में एक तत्व पाया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई भी प्रकृति में एक तत्व पाया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने आप टूट रहा है। अपने आप ही क्या टूट रहा है, तत्व परमाणु होंगे, परमाणु भी टूटेगा। परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। वो आपस में जब टूटते हैं तो उस टूटने से विकिरणें निकलती हैं, जो हमें नग्न आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर कोई ऐसा परमाणु कर रहा है कि टूटकर विकिरणें उत्सर्जित कर रहा है, तो वो परमाणु क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिव तत्व। क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव तत्व। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो अपने आप टूटकर, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो अपने आप ही टूट जाते हैं और अदृश्य यानी कि न दिखने वाली विकिरणों का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वो तत्व क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, वो तत्व कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। इतनी बात समझ में आई। और यह जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, वो संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है आपकी रेडियो एक्टिव था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आपके साथ आप इसको बाद में दिक्कत आपको न आए। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसको। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए अगली लाइन ये क्या कहता है, वे तत्व क्या कहलाएंगे आपके, रेडियो एक्टिव तत्व। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, इसमें जो नाभिक होता है वो क्या रहता है, अस्थिर रहता है। देखो रेडियो, अब 2 शब्द आप समझिए, यहां पर मैं छोटा सा बॉक्स बना के दिखा रहा हूं। एक तो होता है सक्रिय और एक स्थिर। जो चीज स्थिर होगी ना वो क्रिया नहीं करेगी, और जो सक्रिय होगी वो स्थिर नहीं होगी। एग्जांपल से समझाओ सर, समझ में नहीं आया। देखो अभी आप क्या हो, स्थायी हो,
अस्थिर हो ना, मतलब स्थिर तो नहीं हो, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है ना आपके पास, तभी तो ये क्लासेस देख रहे हो, तभी तो ये क्लासेस देख रहे हो ना, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है यानी कि आप स्थिर नहीं हो। अब स्थिर नहीं हो तो आप क्या हो, गवर्नमेंट सर्विस के प्रति सक्रिय हो, गवर्नमेंट सर्विस के प्रति आप क्या हो, सक्रिय हो। जैसे ही आपको गवर्नमेंट सर्विस मिली आप स्थिर हो गए, तो क्या आप सक्रिय रहोगे, क्या आप साइंस की क्लासेस देखोगे? जब आपको सर्विस मिल गई, जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो वो सर्विस आपको मिल गई, तो आप ये क्लासेस देखोगे क्या? 99% बच्चे नहीं देखेंगे, तो 1% होगा वो इसलिए देखेगा नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए देखे तो वो एक अलग बात है, लेकिन 99% बच्चे सर्विस लगने के बाद क्लासेस नहीं देखते। यानी कि सर्विस लगने के बाद कौन बढ़ता है? कोई नहीं बढ़ता। हाँ, जो बड़ी पोस्ट पे जाना चाहे वो एक अलग मैटर है, समझाई ना बात? सीधी सी बात है, एग्जाम के बाद कौन बढ़ता है? नहीं पढ़ते ना। आप 10th क्लास में थे, 10th के एग्जाम दिए, उसके बाद में नहीं पढ़े, रिजल्ट आ गया, क्या जरूरत है पढ़ने की? समझे ना? तो सक्रिय होगा वो क्या होगा, हमेशा अस्थिर होगा। जो सक्रिय होगा वो क्या होगा, अस्थिर होगा। तो उसी प्रकार नाभिक क्या होता है प्यारे बच्चों, नाभिक होता है अस्थिर। अब देखो नाभिक में मैंने अपनी पिछली क्लास में बल की बात की थी ना, बल वाले चैप्टर में, कौन से? प्रतिकर्षण और आकर्षण बल की। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, दूर दूर होना, और आकर्षण का मतलब होता है पास पास आना। प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर होना, आकर्षण का मतलब होता है पास पास आना। और मैंने आपको परमाणु के नाभिक में कौन सा बल बताया था? विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल बताया था। ठीक है, वही यहां पर बात हो रही है। नाभिक में दो प्रोटॉन, नाभिक में एक से ज्यादा प्रोटॉन हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु क्रमांक में तो प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु क्रमांक होती है। तो नाभिक में अगर दो प्रोटोनों के बीच कौन सा बल लगता है? जैसे मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है, कौन सा है? पॉजिटिव आवेश है प्रोटॉन पर, और इस प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? आकर्षित तो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षण। और नाभिक में प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो इसके बीच में जो बल लगता है उसके बीच में होता है आकर्षण। वो भी कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल की तरह, विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आकर्षण। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए परमाणु, अब देखिए वैसे परमाणु क्या होता है, अगर कोई परमाणु स्थिर हो तो परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक अस्थिर हो जाता है। मान लीजिए कोई परमाणु, किसी परमाणु का नाभिक स्थिर भी है, अगर किसी परमाणु का अगर नाभिक स्थिर भी है, तो जैसे जैसे उसका परमाणु आकार बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अस्थिर हो जाएगा। नाभिक क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज कोई ना कोई तो बंदा खोज करेगा, है ना? ऐसे अपने आप तो हो नहीं जाएगी, कोई ना कोई तो इसकी खोज करेगा ना। किसने की खोज? खोज की थी प्यारे बच्चों हेनरी बेकेरेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और पूछ भी सकता है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्योंकि बाद में स्लाइड खराब हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। क्या हो जाएगा? हेनरी बेकेरेल। कौन हो जाएगा? हेनरी बेकेरेल। इकाई यानी कि रेडियो एक्टिविटी को मापने की इकाई जो वैज्ञानिक है वो नाम रख लो, बेकेरेल से बेकुरल बना लो, बेकेरेल से बेकुरल। इसका मतलब होता है 1 विघटन पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए उत्सर्जित रेडियो एक्टिव विकिरण एक विघटन में, 1 सेकंड में कितने विघटन होते हैं, वो उसकी इकाई होती है बेकुरल। ठीक है, तो यहां से आपके एक क्वेश्चन खोज और एक इकाई से 2 क्वेश्चन ये बन गए, और तीसरा हो गया आपका ये प्रोटॉन वाला, चौथा हो गया आपका ये, और 5वां हो गया आपका ये उत्सर्जन। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, कौन सा है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये हो गया एक क्वेश्चन एग्जांपल, यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब क्या बोला है इसने कि ये तत्व जो अपने आप विघटित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करने हैं। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए ये परमाणु टूटा है तो अदृश्य किरणें तो निकलेंगी। वो किरणें कौन कौन सी है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। वैसे अपने आगे और किरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी होती हैं मुख्य विकिरणें? मुख्य विकिरणें होती हैं, एक होती है अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। याद रख लेना है बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण, ये 3 विकिरणें होती है जिनका मतलब ये रेडियो एक्टिविटी को दर्शाती है।
ठीक है, चलिए मापने का उपकरण जीएमसी, मापने का उपकरण यानी कि देखो इकाई बेकुरल है लेकिन रेडियो तक मापने का मापन जो मापने का यंत्र है या मापने का उपकरण होता है, रेडियो एक्टिविटी को मापने का जो उपकरण होता है वो होता है जीएमसी। जी का मतलब ग्रिगर, एम का अर्थ मुलर और सी का मतलब काउंटर। ग्रिगर मुलर काउंटर, कौन सा? ग्रिगर मुलर काउंटर। कौन सा? ग्रिगर मुलर काउंटर। जीएमसी किसको नापती है? आपकी रेडियो एक्टिविटी को नापती है। चलिए होता क्या है? परमाणु जनित क्रिया। अब देखो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हुआ क्या? परमाणु जनित क्रिया किसने करवाई? एक वैज्ञानिक थी मैडम क्यूरी और दूसरी पियरे क्यूरी, यानी कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ये दोनों थे सर हस्बैंड वाइफ। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी कौन से? हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने दोनों वैज्ञानिक थे तो इन्होंने क्या करवाया? यूरेनियम खनिज, यूरेनियम का एक खनिज था पिच ब्लेड। कौन सा? पिच ब्लेड। इन्होंने कहा कि पिच ब्लेड है वो 4 गुना सक्रिय होता है किससे? रेडियम। रेडियम होता है जो पिच ब्लेड से 4 गुना सक्रिय है, यानी कि रेडियम तत्व है वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसकी खोज भी किसने की थी? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। समझ आई? देखो दोबारा समझा देता हूं, ये बात दोबारा समझ लेना। मापने का उपकरण ग्रिगर मुलर काउंटर तक क्लियर हो गया आपको। अब देखो ग्रिगर मुलर काउंटर तक कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु जनित क्रिया यानी कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर परमाणु के अंदर परमाणु जनित क्रिया से तो रेडियो एक्टिविटी बनेगी, इसके बारे में किसने बताया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने बताया। पहली बात तो ये बता दी। इन्होंने बाद में देखा कि जो यूरेनियम का खनिज होता है एक पिच ब्लेड, खनिज वाले चैप्टर में शायद मैंने आपको नहीं करवाया अभी तक ना, धातु रह गया अपना, उसमें बता देंगे, या आपको खनिज जब करवाए जाते हैं जियोग्राफी में वहां पे आपको सर करवा देंगे, ठीक है, या जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो वो आपको बता देंगे। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो क्या कह रहा है कि यूरेनियम का एक खनिज होता है, कौन सा? पिच ब्लेड। याद रखना है कौन सा? पिच ब्लेड। अब जो रेडियम तत्व है ना वो पिच ब्लेड से भी 4 गुना ज्यादा सक्रिय है। रेडियम भी सीधी सी बात है कौन सा तत्व हो गया फिर? आपका रेडियो एक्टिव हो गया। इसकी खोज हुई थी 1903 में। थीरियम धातु से रेडियो एक्टिविटी की खोज। अब देखो कौन कौन से तत्व आ गया अपने पास? यूरेनियम आ गया और रेडियम आ गया, अब आ गया थीरियम। तो ये बता रहा है कि थीरियम धातु से, तो थीरियम आपकी क्या होगी? धातु होगी कौन सी? रेडियो एक्टिव धातु होगी थीरियम धातु से। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। थीरियम धातु से रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी सर मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और मैडम क्यूरी के साथ एक और थे जिनका स्मिडिट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? स्मिडिट नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने मैडम की हेल्प की थी। चलिए 40 प्राकृतिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। 40 प्राकृतिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब समस्थानिक क्या होते हैं ये हम पीछे बातें कर चुके हैं परमाणु वाले चैप्टर में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद में एक छोटा सा और कंसेप्ट है। अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रकार। रेडियो एक्टिविटी के प्रकार, तो रेडियो एक्टिविटी परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। सीधी सी बात है, परमाणु के नाभिक का जो विखंडन होता है। इस अवस्था में रेडियो एक्टिविटी परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है, ठीक है जी। ये देखो यहां पे बता दिया मैंने, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सीधी सी बात है यहां पर क्या होगा? नाभिक का विखंडन होगा। परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं ना, तो नाभिक का विखंडन होगा तब जाकर रेडियो एक्टिविटी निकलेगी। सोच के देखो कितनी खतरनाक होती है ये प्रक्रिया। जब अपने आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन करवाऊंगा ना तब और क्लियर हो जाएगा। चलिए इस अवस्था में परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है। अब आती है रेडियो एक्टिविटी के प्रकार। तो एक होती है आपकी प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी और दूसरी होती है कृत्रिम। तो पहले प्राकृतिक की बात कर लेते हैं, या तो अगर चाहो तो पहले प्राकृतिक की कर लो और चाहो तो कृत्रिम की कर लो। चलो पहले प्राकृतिक की करते हैं। परमाणु के नाभिक स्वयं विघटित होते हैं। प्राकृतिक का मतलब स्वयं विघटित, ऊपर चर्चा कर ली है। अन्य तत्वों के परमाणु में बदलते हैं और रेडियो एक्टिविटी किरणों का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि क्या होगा? परमाणु के नाभिक विघटित होंगे, अपने आप होंगे, अन्य तत्वों के परमाणु में बन जाएंगे और रेडियो एक्टिविटी किरणों का उत्सर्जन करेंगे। देखो कैसे, एग्जांपल यूरेनियम थोरियम में बदलता है। यूरेनियम किस में बदलता है? थोरियम में बदलता है। कैसे बदलता है?
यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों 92 और परमाणु भार होता है इसका 238। इसको जब करवाते हैं तो थोरियम में बनता है ये 90 234, 91 234 और यूरेनियम 92 234। ये हो गया आपके इसके रेडियो एक्टिव तत्व, इसके निर्माण बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृत्रिम में परमाणु के नाभिक कृत्रिम तरीके से विघटित होते हैं, यानी कि कृत्रिम तरीके से, यानी कि मानव द्वारा कुछ भी करवा कर ये विघटित करवाए जाते हैं। आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल इतने। समस्थानिक में परिवर्तन किया जाता है। देखो यहाँ पर समस्थानिक नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्थानिक बनते हैं। यहाँ पर देखो बार क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग। तो प्राकृतिक में समस्थानिक नहीं बनते, कृत्रिम में समस्थानिक बनते हैं। ये एक बात और लिख आप इसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है। क्या बनाया इन्होंने, सिलिकॉन 14, न्यूट्रॉन 2, पोलोनियम 13। ठीक है, इस तरह से ये अस्थायी हो जाएगी। ठीक है, ये समस्थानिक हो गई। क्लियर, चलिए ये होता है आपका। अब प्राकृतिक और कृत्रिम में देख लो, इसमें नाभिक स्वयं विघटित, इनमें कृत्रिम तरीके से विघटित। इसमें परमाणु में बदलते हैं, इसमें समस्थानिक में परिवर्तन होता है। इसमें रेडियोएक्टिविटी का उत्सर्जन होता है, इसमें समस्थानिक बनते हैं। बस इतनी बात है, और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्लास को एक बार मैं फटाफट और रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रेडियोएक्टिविटी क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो अपने आप विघटित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया रेडियोएक्टिविटी कहलाती है। पहली बात, नाभिक अस्थिर होता है। नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों के बीच आकर्षण बल होता है, वो प्रतिकर्षण होता है, और 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है। और जो लगने वाला बल होता है वो कौन सा होता है, विद्युत चुंबकीय आकर्षण या विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक अस्थिर हो जाता है। खोज की थी हेनरी बेकेरल, इकाई बेकोरल। ठीक है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। मापने का उपकरण जीएमसी, ग्रेगर मुलर काउंटर। परमाणु जनित क्रिया मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। थीरियम धातु से खोज, रेडियोएक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी। 40 प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व समस्थानिक हैं। रेडियोएक्टिव परिवर्तन में परमाणु का विखंडन होता है। इस अवस्था में परमाणु अस्थायी होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। प्राकृतिक रेडियोएक्टिव, कृत्रिम। प्राकृतिक में नाभिक स्वयं विघटित होते हैं, कृत्रिम में नाभिक कृत्रिम तरीके से विघटित होते हैं। परमाणुओं का अन्य परमाणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पर समस्थानिक का निर्माण होता है। ये रिएक्शंस दोनों इसको सत्यापित कर रही हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दोबारा आपको इसको रिवाइज कर दूंगा, या अलग से जो आपको चीज शब्द नहीं समझे उसकी अलग से शॉर्ट्स वीडियो बनाकर मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो आप ना फीडबैक दिया करो। पिछली क्लास में क्या हुआ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसमें शायद वॉइस की मिस हो गई थी, तो उसका भी आप जवाब देना। और इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अमाशय की क्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। क्वेश्चन क्या है आज का, अमाशय, हमारा जो अमाशय होता है, इस अमाशय की क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन। जवाब देना भाई। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्लास को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसकी अगले पार्ट के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। ठीक है, और कुछ हो तो आपको किंतु परंतु बताइए। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन अभी दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है, और हाँ, EMRS की भर्ती आ चुकी है अभी, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन हो तो हॉस्टल वार्डन के लिए, अगर आपके पास DMLT है तो लैब अटेंडेंट के लिए, अगर आप 12th पास और ये आपके पास कंप्यूटर का वो टाइपिंग वाला है तो आप JTA के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर BCom किया हो तो अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने BA BEd और MA वगैरह किया हो तो आप TGT और PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी पोस्टेड है और अच्छा एग्जाम कंटेंट आता है, सेंट्रल की जॉब है, तो फॉर्म जरूर भरिए, एग्जाम दीजिए। साइंस अगर उसमें आएगी तो मैं नोटिफिकेशन उसका चेक कर लूंगा। अगर आपको उसकी साइंस चाहिए, उसमें साइंस हुई और आपको साइंस चाहिए तो मैं उसकी कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हो, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।